हेलो एवरीवन, स्टडी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ में फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं, डैट इज़ द फ्रेंच एवोल्यूशन। थोड़ा उसका बैकग्राउंड करेंगे और उसके कॉजेज़ को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और फ्रेंच एवोल्यूशन की जहाँ तक बात है तो अमेरिकन रेवोल्यूशन जो हमने पहले डिस्कस किया है ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज और जो इसके इम्पैक्ट है वो आज तक हमें देखने को मिलता है, और इवन इंडिया के साथ भी इसका काफ़ी बड़ा लिंक है जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स की बात करते हैं। तो फ्रेंच एवोल्यूशन के बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जब भी यहाँ पे बात होगी तो कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होंगी, कुछ कंसेप्ट को आपको ताज़ा यहाँ पे करना होगा, कुछ वर्ड्स की वर्ड्स को आपको यहाँ पे देखना होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है, जब भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का डिस्कशन होता है, जब भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात आएगी तो कुछ टर्म्स हमारे मन में आती हैं, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये एक ऐसा स्लोगन है जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि ये वायरल हो गया पूरे के पूरे यूरोप में। हालांकि वायरल वर्ड ये ऑनलाइन दुनिया में आजकल इस्तेमाल किया जाता है, उस टाइम पे उतना कॉमन वर्ड नहीं था, लेकिन ये जो कंसेप्ट है लिटरली वायरल हो गए थे यूरोप में। फ्रांस के बाद काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ये वर्ड, ये जो फ्रेज़ आपको दिख रहे हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये गए और इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को बदल कर रख दिया। अमेरिका की बात करते हैं और बाद में इंडिया, अफ्रीका के बहुत सारे नेशंस आज़ाद होते हैं, वहाँ पे भी इनका जो इम्पैक्ट है देखने को मिलता है। पहली बार ऐसा किसी देश में होता है, किसी किंगडम में होता है कि नेशनलिज्म की बात की जाती है। हम जस्ट यहाँ पे ब्रीफ देख रहे हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मेजर क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। पहली बार नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं। अब आप पूछोगे कि नेशनलिज्म नहीं है, देश तो पहले से होते हैं, तो फिर नेशनलिज्म का कंसेप्ट न्यू क्यों है इस टाइम पे? ये चीज़ आपको याद रखनी है कि देश पहले नहीं एग्जिस्ट करते थे। कंट्रीज़ और नेशंस एज अ कंसेप्ट डिड नॉट एग्जिस्ट। इससे पहले सिर्फ राजा महाराजाओं के किंगडम्स होते थे। तो व्हाट एग्जिस्टेड बिफोर वाज ओनली किंगडम्स। तो किंगडम के बाद नेशंस कब बने? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स पूरे दुनिया में फैलने लगे, सबसे पहले यूरोप और लेटर ऑन बाकी दुनिया में। तो नेशंस उसके बाद पनपने लगे। नेशन एक इमोशनल टर्म है, जैसे हम कंट्री टर्म भी यूज़ कर लेते हैं, तो कंट्री एक सिविल और पॉलिटिकल टर्म आ जाती है, और नेशन इज़ मोर ऑफ एन इमोशनल टर्म। एक नेशन वो होता है जहाँ पे कुछ लोग हैं वो एक एरिया से आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे कल्चर से, चाहे फूड से, चाहे लैंग्वेज से, चाहे हिस्ट्री से, उसमें काफ़ी सारे कैटेगरीज आ जाती हैं। तो पहली बार फ्रांसीसी लोगों को एहसास हुआ कि हम इस धरती के रहने वाले हैं, फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, फ्रांस के लोग हैं। तो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है पहली बार एक ऑर्गेनाइज तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आती है, और यही जो फीलिंग बाद में पूरे यूरोप में फैलेगी एंड देन बाकी कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ में भी। सो नेशनलिज्म, लिबर्टी जैसी बातें, इक्वलिटी जैसी बातें, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा जैसी बातें जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आज मौजूद हैं, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की ही देन है पूरी की पूरी दुनिया को। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, देन इसके कॉजेज़ के ऊपर भी जाएंगे। तो ये 3-4 कीवर्ड्स हैं, आपको यहाँ पे याद रखने होंगे, काफ़ी ज़्यादा काम वो आएंगे। अभी जो पूरी स्टोरी फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरू होती है, ये होती है 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी जब बोलते हैं डैट मीन्स 1700 समथिंग। अमेरिकन रेवोल्यूशन की जो हमने वीडियोस बनाई थी आप वो भी देख सकते हैं, जहाँ पे हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन के काफ़ी एस्पेक्ट्स की बात की है। वहाँ पे भी फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट था। फ्रांस के राजा, फ्रांस ने अमेरिकन को यहाँ पे सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से वो अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश को हरा पाए थे। लेकिन पूरे 1700s में फ्रांसीसी लोगों को नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, फ्रेंच गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। 18th सेंचुरी, ये जो पूरे 40, 50, 60, 70 साल होंगे, इसमें सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलेगा फ्रेंच लोगों को। इकोनॉमिक क्राइसिस, ये ऐसा दौर था जब फ्रेंच किंग जो कि थे लुई 16, ये नाम आपको याद रखना होगा, लुई 16। हालांकि वो दूसरे तरीके से लिखते हैं, बट फॉर क्लैरिटी आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, लुई 16। वो कोई बहुत ज़्यादा केपेबल रूलर नहीं थे,
वो ना तो फ्रांस को अच्छे से मैनेज कर पा रहे थे, ना ही जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में जो फ्रांस था उससे फ्रांस को निकाल पा रहे थे। बहुत गलत पॉलिसीज़ की वजह से आम लोगों के ऊपर बहुत बर्डन आ गया था, जिसकी वजह से फ्रांस जो है वो पूरे रेवोल्यूशन की तरफ जाता ही जा रहा था। तो पुअर मैनेजमेंट राजा की और पूरी ब्यूरोक्रेसी भी उसका बहुत बड़ा कारण थी। तो लुई 16 एक वीक किंग साबित होंगे फ्रांस के, जिसकी वजह से ये पूरा रेवोल्यूशन और जो पूरे दंगे वाली जो हालत है वो फ्रांस में आनी कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। तो इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी देश में, किसी भी एरिया में, किसी भी रिवोल्ट या रेवोल्यूशन के लिए। जब तक आप लोगों की जेब पे अटैक नहीं करते हो, जब तक लोगों की जेब सेफ है, जब तक लोगों के, अगर आप बात करें फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं सिक्योर है, तब तक रेवोल्यूशन के चांसेस बड़े कम होते हैं। जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं, लोग इन्फ्लेशन से परेशान होते हैं, फूड वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, नौकरियाँ नहीं होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी प्रॉब्लम्स जब देखने को मिलती हैं, उसके बाद ही रेवोल्यूशन आते हैं। तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो था फ्रांस में आफ्टर 1750s, खासकर 1750 के बाद अगर हम बात करें तो फ्रांस का जो क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ गया था। अमेरिका के लिए एक वॉर हुई थी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, कुछ कनाडा और अमेरिका के टेरिटरीज़ के लिए, जिसको 7 इयर्स वॉर बोलते हैं, जिसको हमने डिस्कस किया हुआ अपने प्रीवियस वीडियोस में। 7 इयर्स जो वॉर थी वो 1756 to 63 चलती है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फ्रांस की गवर्नमेंट को। ये लड़ाई हार भी जाते हैं और इनको पैसे का भी काफ़ी नुकसान होता है। 1770s और 80s में भी ब्रिटेन के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ होती हैं, तब भी पैसे का काफ़ी ज़्यादा नुकसान इनको होता है। उसके बावजूद भी कोई फाइनेंशियल मेजर्स नहीं लिए गए, कोई रिफॉर्म्स यहाँ पे नहीं किए गए। सो ड्यू टू लैक ऑफ रिफॉर्म्स, ड्यू टू लैक ऑफ लीडरशिप, फ्रांस की प्रॉब्लम्स यहाँ पे बढ़ती जाएंगी। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कारण आपने समझना है, बैकग्राउंड क्या चल रहा है पूरे फ्रांस का, कि फ्रांस का जो राजा है अपने देश के फाइनेंसेस को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, खर्चा होता जा रहा है और अर्निंग नहीं हो पा रही। अर्निंग क्यों नहीं हो पा रही है, वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और प्लस अगर 1780s की बात करें तो वहाँ पे क्रॉप फेलियर्स, फैमीन्स जैसी कंडीशन भी आती हैं, जिसकी वजह से हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो 1780s में चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रेसफुल होनी कहीं ना कहीं शुरू हो जाएंगी। सो क्रॉप फेलियर्स, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी, जिसकी वजह से 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन एरप्ट कर जाएगा। तो ये एक ब्रीफ बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कि किस तरीके से चीज़ें आगे चलती हैं। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर लुई 16 की ही बात करें, इसकी बात हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो इसका एक फाइनेंस मिनिस्टर था जिसका नाम था टर्गो, TURGOT। फ्रांसीसी लोगों के अगर हम बात करें, प्रोनाउंस करने का तरीका थोड़ा अजीब होता है, आखिरी वर्डों बहुत कम प्रोनाउंस करते हैं। तो टर्गो नाम का एक जो फाइनेंस मिनिस्टर था बहुत ही एबल था। तो ही वॉज वन ऑफ दोज पर्सनस जो कि फ्रांस को उस दलदल से निकाल सकता था। लेकिन हमारे लुई 16 ने टर्गो को यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो इस तरीके के छोटे छोटे मेजर्स के जो आपकी हेल्प कर भी सकते हैं, उनको भी निकालना बहुत बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम फ्रांस के लिए बाद में आएगी। और एक चीज़ आप और यहाँ पे ध्यान में रखें, इंग्लैंड और फ्रांस दो पक्के दुश्मन रहे हैं यूरोप में। इंग्लैंड और फ्रांस, जैसे आज इंडिया और पाकिस्तान है, वैसे ही इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस। इंग्लैंड हमेशा ऐसा देश रहा है जो कि फ्रांस से हर तरीके से बेटर था। यहाँ पे रेवोल्यूशंस कम होते थे, यहाँ पे डेमोक्रेसी, थोड़ी थोड़ी डेमोक्रेसी के ट्रेडिशंस थे, यहाँ पे जो चीज़ें थी धीरे धीरे इम्प्रूव होती थी और दंगे फसाद इंग्लैंड में बड़े कम होते थे। लेकिन फ्रेंच सोसाइटी की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो यहाँ पे वॉयलेंस काफ़ी रहता था। आज भी अगर देखें तो फ्रांस में वॉयलेंस बड़ी जल्दी हो जाता है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। तो फ्रांस में बड़ी ज़्यादा दिक्कतें रही हैं, वॉयलेंस बहुत ज़्यादा वहाँ पे कॉमन रहा है, और प्लस वहाँ पे राइट्स टाइम टू टाइम हुए हैं। फ्रांस में जितने भी बदलाव आए हैं वो लगभग रेवोल्यूशन से आए हैं, लगभग बहुत ज़्यादा दंगे फसाद से आए हैं। वही इंग्लैंड में जो बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं, वो ग्रेजुअली आए हैं, धीरे धीरे और पीसफुल तरीके से आए हैं।
दैट इज़ आप देखते हैं कि इंग्लैंड जो है ग्रोथ के भी रास्ते पे कंपैरेटिवली स्मूथली चलता रहा और फ्रांस को बहुत ज़्यादा हार्डशिप फेस करनी पड़ी। तो ये दो देशों का जो कंपैरिजन करते हैं, यू हैव टू सी कि फ्रांस क्यों बहुत ज़्यादा वायलेंस प्रोन रहा है, जो आज भी है अगर हम देखें तो फ्रांस में कभी भी दंगे का सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं तो इससे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें शुरू से ही कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। और फ्रांस की बात करेंगे सोशल फैब्रिक की, सोसाइटी, फ्रांस की सोसाइटी बेसिकली किस तरीके की थी। हम सोचते हैं कि यूरोप है तो चीज़ें बहुत बेटर होंगी, इंडिया से बहुत बेटर होंगी, एशिया अफ्रीका से बहुत बेटर होंगे, लेकिन उस टाइम पे 1700s में और 1800 आने वाला है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पे 1789 में स्टार्ट होता है। इसका जो कोर्स है बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगी। फ्रेंच सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड थी, इनइक्वालिटीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से लोगों में जो आक्रोश था वो बढ़ता ही जा रहा था। पूरे देश के 2-3% अमीर लोग, ब्यूरोक्रेट्स, राजा महाराजा, बहुत बड़े बड़े बिशॉप्स जो कि चर्च के ओनर होते थे, पादरी होते थे, वो सारा टैक्स खाते थे और आम लोगों के ऊपर बर्डन डलता ही जा रहा था। ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस और जो सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने डिस्कस की, ये और आग में घी डालने का काम यहाँ पे करती रही थी। तो सोसाइटी जिस तरीके से फ्रांस की बनी हुई थी, जिस तरीके से ढांचा था सोसाइटी का, वो कास्ट सिस्टम की तरह ही थोड़ा थोड़ा था। हालांकि कास्ट सिस्टम बिल्कुल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहा है, बट यहाँ पे सिस्टम कुछ ना कुछ वैसा ही था, जिसकी वजह से रेवोल्यूशन बिल्कुल ही इमिनेंट यहाँ पे हो जाता है। अब थोड़ा और डिस्कस करते हैं डीप में कि फ्रेंच सोसाइटी यहाँ पे किस तरीके की है। तो फ्रेंच सोसाइटी उस टाइम पे 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी। जैसे इंडिया में कहते हैं कि भाई 4 कास्ट थी, 4 बेसिकली वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जैसे अगर ट्रेडिशनली हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं, उनको हम वर्ण या जाति ऐसा तो कुछ नहीं कहते हैं, वहाँ पे स्टेट कहा जाता है, स्टेट। तो आप इसको कैटेगरी, कास्ट कुछ भी समझ सकते हैं, लेवल समझ सकते हैं। फर्स्ट लेवल, अगर स्टेट वर्ड से कन्फ्यूजन हो रहा है तो यू कैन यूज़ द वर्ड लेवल, फर्स्ट लेवल। तो फ्रेंच सोसाइटी यहाँ पे 3 लेवल्स में डिवाइडेड थी, जिसमें फर्स्ट लेवल की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स और स्टेट्स। अब ऑब्वियसली जो फर्स्ट लेवल या फिर फर्स्ट स्टेट है वो कौन होगा, जो कि सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर लाई करता है, जो कि सारे सुखों को भोग रहे हैं बेसिकली। तो हु कम अंडर द फर्स्ट स्टेट। अब यहाँ पे बड़ी हैरानी वाली बात होगी, जितने भी चर्चेस के क्लर्जी और बिशप्स हैं, क्लर्जी मीन्स यहाँ पे प्रीस्ट क्लास। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे चर्चेस और प्रीस्ट का क्या लेना देना है, वो इतना ऊपर क्यों है, फर्स्ट क्लास में या फिर फर्स्ट लेवल पे क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे चर्च का काफ़ी ज़्यादा रोल होता था पॉलिटिक्स में, जिसकी वजह से बड़े यूरोप के लोग यूरोप को छोड़ के अमेरिका भी जाते थे। अमेरिकन रेवोल्यूशन में हमने ये डिस्कस किया है कहीं ना कहीं। तो चर्च का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था, और चर्च के जो हाई क्लास और बिल्कुल टॉप के जो प्रीस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते थे अपने लाइफ को, और एट द कॉस्ट ऑफ द कॉमन पीपल। तो देखा जाए तो कॉमन पीपल बड़े हरास होते थे, और ये लोग कहीं ना कहीं भोग विलास में विलुप्त होते थे अगर देखा जाए तो क्लर्जी, बिल्कुल टॉप क्लास क्लर्जी यहाँ पे लोगों को चूसने का काम करेगी, बिकॉज जो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी यूरोप में उस टाइम पे थी वो पॉलिटिक्स के साथ बिल्कुल ही घुली मिली हुई थी, इसकी वजह से। तो फर्स्ट स्टेट में आते हैं चर्च की टॉप क्लास क्लर्जी, जो बिल्कुल छोटे मोटे गांव के जो पादरी वगैरह होंगे वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, वो भी बिल्कुल आम लोग की तरह ही होंगे। लेकिन ये बिल्कुल जो पॉलिटिकली यहाँ पे मोटिवेटेड जो यहाँ पे पादरी हैं या फिर प्रीस्ट हैं या क्लर्जी हैं, वो यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। तो ये सबसे ज़्यादा प्रिविलेज्ड क्लास थी, जो राजा महाराजा भी इनको ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते थे। और ऊपर से सबसे हैरानी की बात क्या है कि ये जो क्लर्जी हैं वो अपना टैक्स कलेक्ट करती थी। ये कोई सरकार नहीं है, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन उसके बावजूद भी टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, उनमें से एक टैक्स का नाम है यहाँ पे टीथ, TITHE। ये दांत वाला टीथ नहीं है, टीथ मीन्स लिटरली आपके लैंड रेवेन्यू का 1/10 पार्ट, मतलब ये लगान की तरह हो गया।
जो कि चर्च को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं यूज़ होगा। तो यू कैन सी के जो क्लर्जी है यहाँ पे किस तरीके से अब्यूज़ कर रहा है फार्मर्स को और आम लोगों को, और इनको खुद को कोई टैक्स नहीं देना है। यहाँ पे ये भी चीज़ याद रखनी है। तो जो फर्स्ट क्लास है यहाँ पे फर्स्ट स्टेट, ये टैक्स वसूलती भी थी, इनको सारी प्रिविलेजेस भी मिलती थी, सरकार राजा महाराजा भी इनको कुछ नहीं कहते थे, और ऊपर से ये अपना टैक्स भी यहाँ पे वसूल लगाती थी। और इनको सारी की सारी जो प्रिविलेजेस हैं, सारे के सारी जो सहूलतें हैं वो कहीं ना कहीं मिला करती थी। तो लोग इनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। तो उनको ये था कि अगर फ्रांस को प्रॉब्लमेटिक अगर किया जा रहा है तो उनमें से फर्स्ट लेवल या फर्स्ट स्टेट का बहुत प्रोमिनेंट रोल है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट स्टेट में कौन है। देन कम्स दी सेकंड स्टेट। अब इसके अंदर आ जाते हैं ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स। जैसे आजकल आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, तो सेकंड स्टेट में आ गई एरिस्टोक्रेसी, मतलब के शाही ऑफिसर्स, शाही मंत्री, ब्यूरोक्रेसी, आप कोई भी नाम दे सकते हो। पहले इलेक्शन तो होते नहीं थे कि कुछ लोग मंत्री बनेंगे, कुछ एग्ज़ाम दे के आईएएस पीसीएस बनेंगे, लेकिन जो बड़े बड़े आप कह सकते हो कि मंत्रालय हैं, बड़े बड़े जो ऑफिसेज हैं, मंत्रालय नॉट आज वाले जो उस टाइम के ऑफिसेज होते थे, तो उनमें काम करने वाले लोग बड़े बड़े लेवल पे, कोई वज़ीर हो गया, कोई फाइनेंस को देखने वाला हो गया, कोई और चीज़ों को देख रहा है, उनको यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी कहा जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि एरिस्टोक्रेसी भी बड़ी प्रिविलेज क्लास थी। जैसे आजकल बड़े बड़े ऑफिसर्स और मंत्री प्रिविलेज क्लास होते हैं कि उनको पेंशन्स मिलती हैं, बहुत अच्छे अच्छे पर्क्स मिलते हैं, तो वहाँ पे भी कोई हालत बहुत अजीब नहीं थी। इनके ऊपर भी देयर वाज नो टैक्स, इनको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, और ये बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड यहाँ पे क्लास थी। ठीक है, और इवन राजा महाराजा भी इसी के अंदर इंक्लूड कर लिए जाते हैं। वैसे किंग को हम सेपरेट ही रखेंगे। तो सेकंड स्टेट में बेसिकली आ जाते हैं नोबिलिटी एंड अरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, हालांकि मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली भी कुछ ना कुछ इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो ये लोग भी एक प्रिविलेज क्लास थी, और आम लोगों में इनको नहीं काउंट कर सकते हम। ठीक है, तो ये लोग भी कोई टैक्स पे नहीं करते थे, लेकिन टैक्स लेवी ज़रूर करते थे। और जब फ्रेंच मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर टर्गो नाम की बंदे की बात की थी, जो कि फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इन सेकंड स्टेट को भी टैक्स किया जाए। इनके ऊपर टैक्स लगेगा तो फ्रांस के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। अगर बड़े अमीर लोग टैक्स देंगे तो फ्रांस की तरक्की के लिए अच्छा होगा एज अ किंगडम। ठीक है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि भाई हम कोई टैक्स नहीं देने वाले, हम तो टैक्स पे जीने वाले हैं, प्रिविलेज्ड क्लास हैं हम। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अब सेकंड स्टेट की ही फिर से बात करें तो अब ये दो कैटेगरीज में आती हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द सेकंड स्टेट, तो इस स्टेट की दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट हैं नोबल्स बाय स्वॉर्ड। नोबल्स बाय स्वॉर्ड का सिंपल मतलब ये है कि जो बहुत ज़्यादा पीढ़ियों से एरिस्टोक्रेसी में है, जिनके बाप दादा, उनके भी दादा, उनके भी दादा शाही, अगर अफसर शाही की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने सर्व किया है, जो रॉयल ब्लड का है। इसमें हम रॉयल्टी के साथ भी जोड़ सकते हैं। दूसरी इसमें क्लास आ जाती है नोबल्स बाय रोब। जिन्होंने पैसे देकर या फिर सरकार के लिए बहुत ही रिसेंटली काम करना शुरू किया हो, एक दो जनरेशन से ही वो शाही वाले सिस्टम में आए हो। ठीक है, तो जो रिसेंट में एरिस्टोक्रेसी में आए हैं वो नोबल्स बाय रोब हैं, और जो पहले से ही चलते आ रहे कई पीढ़ियों से, दे आर नोबल्स बाय स्वॉर्ड। और इनके बीच में भी काफ़ी एक फ्रिक्शन वाली बात चली हुई थी कि रियल नोबल कौन है और कौन नहीं है। तो नोबल्स बाय स्वॉर्ड यहाँ पे चाह रहे थे कि नोबल्स बाय रोब लोग ना बन पाए। बाय रोब बेसिकली जो कपड़े वगैरह या फिर जो पोशाकें पहना करते थे एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, अब नोबल्स बाय रोब इसलिए आ रहे थे क्योंकि 18th सेंचुरी में सिचुएशन ऐसी थी कि ड्यू टू गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कुछ अच्छी होने की वजह से लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया था। 17th सेंचुरी, अगर 18th सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे बिजनेसमैन डेवलप होने शुरू हो गए थे, कुछ लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया था, तो मिडिल क्लास डेवलप होनी शुरू हो गई थी यहाँ पे फ्रांस में। ये मिडिल क्लास चाहती थी कि भाई हम भी शाही
खून का पार्ट बने, हम भी ऑफिसर्स बने, लेकिन उनके लिए जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट की जा रही थी। तो ये विद इन सेकेंड स्टेट एक प्रॉब्लम है। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन विद इन सेकेंड स्टेट एक इशू ज़रूर था। अब यहाँ पे मेन आती है कि ज़्यादातर फ्रांसीसी लोग कौन सी लेवल को बिलोंग करते थे, कौन सी स्टेट को बिलोंग करते थे, दैट इज़ दी थर्ड स्टेट। अब 95% से ज़्यादा पॉपुलेशन इसी स्टेट को बिलोंग करती थी। तो मतलब पहला जो 2 लेवल्स हैं, चाहे वो क्लर्जी हों चाहे वो एरिस्टोक्रेट्स हों, वो 5% से भी कम थे। बट ये जो थर्ड स्टेट है, ये मोर देन 95% ऑफ फ्रांस को रिप्रेजेंट करती थी। मोर देन 95% ऑफ फ्रांस, मतलब फ्रेंच नेशन को यही लोग मोस्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आम लोग हैं जो कि असल में बहुत सारे चेंजेस चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत टैक्स इनको देने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हुई यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, अब इसी थर्ड स्टेट की बात करें तो इसमें अपर मिडिल क्लास भी आ जाता है, लोअर मिडिल क्लास भी आ जाता है। सो थर्ड स्टेट के भी यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। तो अपर मिडिल क्लास जो है वो अमीर हो रहे थे, बिजनेस करके पैसा कमा रहे थे, लेकिन वो चाहते थे थोड़ी पॉलिटिकल प्रेस्टीज और थोड़ा पॉलिटिक्स में उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए। जो लोअर मिडिल क्लास है वो चाह रहे थे कि महंगाई हट जाए और उनकी जो लाइफ है थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो इसमें मिडिल क्लास हो, चाहे छोटे मोटे वर्कर्स हों, चाहे फार्मर्स हों, सारे थर्ड स्टेट में आ गए। तो ये फ्रांस को मेनली रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ द थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जैसे कि इंडिया में 4 कास्ट हैं, वैसे ही 3 स्टेट्स हो गए फ्रांस में। ठीक है, और जो सारा टैक्स बर्डन है बाय द वे वो यही लोग देते हैं। पहले 2 स्टेट्स को, जैसे हमने पहली बात की है, देयर इज़ नो टैक्स बर्डन, तो सारा बर्डन इन्हीं के ऊपर है। ये चीज़ भी यहाँ पे आपको याद रखनी है। ठीक है, दैट इज़ वाई यही स्टेट है जो कि रेवोल्यूशन में इन्वॉल्व होगी। कुछ सेकंड स्टेट से ज़रूर सिंपथाइज़ करेंगे, कुछ लोग ज़रूर आएंगे, लेकिन मेजरली रोल यहाँ पे थर्ड स्टेट का ही होने वाला है। तो फ्रेंच सोसाइटी को यहाँ पे समझना बड़ा ज़रूरी है कि 3 स्टेट्स किस तरीके से डिवाइडेड थी, क्योंकि यहीं से प्रॉब्लम कहीं ना कहीं स्टार्ट होगी। तो होप यहाँ पे चीज़ें क्लियर हैं कहीं ना कहीं। अब होता क्या है, फ्रांस में एक प्रथा थी, एक सिस्टम था कि जब भी देश के ऊपर मुसीबत आएगी, जब भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, जब भी बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, तो तीनों स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपस में बैठेंगे, राजा के साथ डिस्कशन करेंगे और प्रॉब्लम का हल निकालेंगे। तो उस पूरी मीटिंग को, या उस पूरे, अगर हम बात करें कि तीनों स्टेट्स जब मिलते थे, तो उस पूरी मीटिंग या फिर उस असेंबली को क्या बोला जाता है, स्टेट्स जनरल। स्टेट्स जनरल वो है जहाँ पे तीनों स्टेट्स आपस में मिलके मीटिंग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आई है, चाहे वो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कोई भी है, उसका हल निकालने का काम करते हैं। अब यहाँ पे पहली, दूसरी और तीसरी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे पहली और दूसरी स्टेट वाले ये साथ हो जाते हैं, दे बी टुगेदर, दे एक्ट टुगेदरली, और थर्ड स्टेट को हरा देते हैं। वोटिंग सिस्टम इस तरीके से होता था कि बाय स्टेट वोटिंग होती थी। एक वोट एक स्टेट की मानी जाती थी, दूसरे की, और तीसरी की। बाय स्ट्रेंथ वोटिंग नहीं थी। बाय स्ट्रेंथ देखा जाए तो थर्ड स्टेट, जो कि 95% से भी ज़्यादा फ्रांस को रिप्रेजेंट करता है, तो इनकी वोट वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हर स्टेट की एक एक वोट थी, जिसकी वजह से होता क्या है कि पहली 2 स्टेट तीसरी स्टेट को किसी भी डिसीजन मेकिंग में हरा देते थे। लेकिन 1789 के आसपास जब स्टेट्स जनरल होती है, ये जो मीटिंग होती है, थर्ड स्टेट वाले अड़ जाते हैं भाई कि भाई आप बाय पॉपुलेशन वोट करो, मतलब जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बाय पॉपुलेशन वोट करेंगे और बाय स्टेट वोट नहीं होंगे। और जब इस पे कोई भी डिसीजन नहीं आया तो थर्ड स्टेट वॉकआउट कर जाती है, और उसके वॉकआउट होने के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है।
तो ये स्टेट्स का जो पूरा सिस्टम है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रोल है इनका फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे कॉजेस की बात करें तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। स्टेट्स जनरल को समझना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये तीनों स्टेट्स की जो मीटिंग है, ये पिछले 100-150 साल से नहीं हुई थी, तो बहुत टाइम बाद होनी थी। और जो पहली दूसरी स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो चाहते थे कि मीटिंग ना हो, क्योंकि उसमें उनको था कि थर्ड स्टेट वाले थोड़ा आक्रोश कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि एक रईस आदमी और उसकी वाइफ, एक रईस आदमी और उसकी वाइफ एक आम आदमी के ऊपर, ये एक थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये उनके ऊपर चढ़ के अपना मज़े कर रहे हैं। तो डैट सिंपली मीन्स कि ये जो ओवर बर्डन यहाँ पे किसान की तरह नज़र आ रहा है, ये सारे फ्रांस का बोझ उठा रहा है। और ये जो ऊपर वाले बैठे हुए हैं, बिल्कुल घोड़ा या गधा जो भी आप समझ लो, उस वो समझ के ऊपर बैठे हुए हैं, ये चूस रहे हैं फ्रांस के लोगों को। तो इस तरीके के जो कार्टून्स हैं, वो फ्रेंच सोसाइटी को यहाँ पे एक्सपोज कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि इनइक्वालिटी का लेवल कितना ज़्यादा है। सो दिस लिटरली शोज इनइक्वालिटी। तो ये बहुत ही क्लासिक इमेज है जो कि इनइक्वालिटी को शो करता है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 3 स्टेट्स किस तरीके से डिवाइडेड हैं। पहला क्लर्जी, जो कि चर्च में काम करते थे। और ये बाय द वे एक और चीज़ अगर बताऊँ तो रोम के साथ, इटली के साथ कनेक्टेड थे, और टैक्स जो था वो रोम को भी भेजा जाता था। तो फ्रांस का टैक्स जो था वो इटली में रोम के पास जाता था। मेन जो पोप होते थे, पादरी होते थे, तो वो भी एक इशू था जो कि प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी। सेकंड स्टेट जिसमें नोबिलिटी एरिस्टोक्रेट्स आ जाते हैं, थर्ड स्टेट जिसमें आम आदमी आ जाते हैं। तो ये दो जो स्टेट्स हैं वो प्रिविलेज्ड हैं, और ये दोनों मिल के तीसरी स्टेट को दबाने का काम करते हैं। मोटा मोटा हर देश में, हर सोसाइटी में ऐसा ही काम होता है, ठीक है। पर यहाँ पे इस तरीके से ये डिवाइडेड है। तो एग्ज़ाम में आप इस तरीके से बना सकते हो पिरामिड टाइप, सो दैट एग्जामिनर को अच्छे से अपना जो पॉइंट है वो झलका पाओ। फ्रांस की पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो थोड़ी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि फ़्रांस एक तो पिछले 30-40 सालों में काफ़ी बार ब्रिटेन से हारा, तो वहाँ पे फाइनेंशियल लॉसेस काफ़ी होते हैं। और पॉलिटिकली जो राजा थे वो फ्रांस को संभाल नहीं पा रहे थे, जैसे कि लुई 16, जिसका आप इमेज यहाँ पे देख सकते हो। तो ये बहुत ही एक आराम पसंद इंसान थे, बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स इन्होंने नहीं किए, फ्रांस की तरक्की के लिए कुछ खास इन्होंने नहीं किया। तो लुई 16 जो थे, जो पावर में थे, उनकी वीकनेस की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, जो उन्होंने मुसीबत में अच्छी लीडरशिप नहीं प्रोवाइड कर पाए फ्रांसीसी लोगों को, ये बहुत बड़ी यहाँ पे इशू बन जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती तो रेवोल्यूशन से बचाया जा सकता, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके। जब स्टेट्स जनरल भी हुई तो किंग ने कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया, जिसकी वजह से थर्ड स्टेट वाले वॉकआउट कहीं ना कहीं कर जाते हैं, ठीक है। तो कमज़ोरी राजा की सबसे बड़ा यहाँ पे इशू बनती है। और प्रॉब्लम इसमें क्या आती है, जिस तरीके से दुनिया उस टाइम पे कहीं ना कहीं वर्क कर रही थी। अब राजा महाराजा जो होते थे वो कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्ट तो होते नहीं थे। राजा महाराजा ऐसा माना जाता था कि उनको किसी भगवान ने अपना ही प्रतिनिधि बना के, रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है। तो जितने राजा महाराजा हैं अपने आप को सेमी डिवाइन या फिर भगवान से कम नहीं समझते थे। तो राजा महाराजा जो थे, किंग्स थे, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, ये सिर्फ फ्रांस की बात नहीं है, तो सेमी डिवाइन तरीके से अपने आप को लेके चलते थे। वो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव खुद के साथ कहीं ना कहीं ये जो एलिमेंट है वो जोड़ते थे, सो दैट लोगों से ज़्यादा रिस्पेक्ट उनको मिल पाए। लेकिन फिलोसोफर्स की बात करेंगे इसके बाद, जब डेमोक्रेसी की थोड़ी थोड़ी बातें होने लगेंगी तो इनके जो सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो फेल होने यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। फ्रेंच इकोनॉमी की बात है, फ्रेंच बेसिकली जो फ्रेंच लोग हैं वो प्राइमरली एग्रीकल्चर में ही ज़्यादा थे, क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आएगी तो फ्रांस में बदलाव आएंगे, बट एट दैट टाइम देयर वाज नो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि इंग्लैंड से स्टार्ट होती है।
तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं है जो कि इंग्लैंड में यहाँ पे स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के ही ऊपर जो दारोमदार है वो ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन एग्रीकल्चर में दिक्कतें बहुत थी, क्रॉप फेलियर्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, फार्मिंग से प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं थी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, लोग भूखे भी मर रहे थे कई जगह पे। सो इकोनॉमी वॉज इन टैटर्स, बहुत दिक्कत यहाँ पे आ रही थी। अब कॉजेज़ की बात करते हैं। मोटे मोटे कॉजेज़ की हमने बात कर लिए, लेकिन थोड़ा इसको सिस्टमेटिक तरीके से देखें तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो पूरा हमने यहाँ पे स्टेट्स और उसके सिस्टम की बात की है कि किस तरीके से फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लूटते थे थर्ड स्टेट वालों को। तो इकोनॉमिक अनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, टैक्स बर्डन सारा ही गरीबों पे और थर्ड स्टेट वालों पे आया हुआ था, ये बहुत बड़ी यहाँ पे दिक्कत थी। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस, अब यहाँ पे राजा महाराजा बहुत तगड़े डेट में यहाँ फंसे हुए थे और ऊपर से फालतू फिजूल खर्चा बहुत ज़्यादा कर रहे थे। ऑलरेडी फ्रांस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी ब्रिटेन से हार कर, अदरवाइज़ ड्यू टू क्रॉप फेलियर्स, ड्यू टू अमेरिकन वॉर, बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से फ्रांस की हालत यहाँ पे ख़राब थी, जो इकोनॉमिक हालत है। लेकिन उसके बावजूद भी जो राजा और रानी हैं वो फिजूल के खर्चे करने से बाज नहीं आ रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस राजा की जो रानी थी उनका नाम था मेरी एंटोनेट, जो कि असल में ऑस्ट्रिया से आई थी। तो वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लोग उससे नाराज़ थे कि बहुत फालतू खर्चे कर रही थी, और बाद में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, मार दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जो कि ऑब्वियसली एक गलत बात है, बट काफ़ी नाराज़गी थी राजा और रानी के खिलाफ। सोशल इंजस्टिस, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अर्बन पुअर रिजेंटमेंट, अब ये बड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अर्बन पुअर, गांव में तो प्रॉब्लम थी ही थी, लेकिन अर्बन इलाकों में भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन से जस्ट थोड़ा ही पहले ब्रेड राइट्स भी हुए, ब्रेड राइट्स, क्योंकि इनकी प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि जो लेडीज़ थी वो भी आक्रोश में आ गई थी। तो अर्बन पुअर लोगों ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है राजा को हटाने में, दंगे फसाद करने में और अपना आक्रोश दिखाने में। जो सारे कॉजेज़ हमने डिस्कस किए हैं उनकी वजह से। कोई सोशल वेलफेयर स्कीम है नहीं है, राजा गरीबों पे स्पेंड कर नहीं रहा है, फिजूल खर्चे हो रहे हैं, तो लोग यहाँ पे चाहे फार्मर्स की बात करो, रूरल लोगों की बात करो, चाहे अर्बन पुअर की बात करो, दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी। अब यहाँ पे रोल आता है फ़िलासफ़र्स का। यहाँ पे आप देख रहे हो जॉन जैक रूसो, जो कि जिसकी इमेज यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो जब फ़िलासफ़र्स नए नए आइडियाज़ के साथ आएंगे, उसके बाद फ्रांसीसी लोगों के मन में बहुत न्यू आइडियाज़ जनरेट यहाँ पे होने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे कि फ़िलासफ़र आते हैं रूसो, जॉन जैक रूसो, फ़िलासफ़र्स को हम अलग से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब इन्होंने बात की थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। इन्होंने बात की थी जनरल विल की। अब ये बातें बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मोटी मोटी बात अब यहाँ पे समझ लो। जॉन जैक रूसो, ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने किंगशिप को यहाँ पे चैलेंज किया, राजा की जो सेमी डिवाइन थ्योरीज हैं उनको चैलेंज किया। इन्होंने ये बोला कि सरकार उनकी होनी चाहिए, सरकार को चुनने का हक उनको है जो कि वहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सिटीजन्स के हक की बात की कि राजा वही बनना चाहिए, राजा को वही एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो सिटीजन्स के लिए अच्छी हैं। अगर राजा के पास कुछ प्रिविलेजेस हैं तो राजा के पास ड्यूटीज़ भी काफ़ी हैं सिटीजन्स की तरफ। और सिटीजन्स और अगर किंग की बात करें, दोनों में टू वे रिलेशनशिप है जो दोनों को पूरा करना चाहिए, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। राजा अगर राजा बन रहा है तो सिटीजन्स के लिए भी उसको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी की तो बात नहीं होगी, लेकिन डेमोक्रेसी के थोड़े थोड़े अंश यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे लिबरलिज्म वाली बातें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इनके आइडियाज़ बहुत रेवोल्यूशनरी थे, जिसकी वजह से लोग कह रहे थे कि हम वो राजा बनाएंगे जो एक्चुअल में सबका सोचे और सबको साथ में लेके कहीं ना कहीं चले। और वोल्टायर जैसे भी लीडर आते हैं,
फिलोसोफर्स आते हैं जिन्होंने ये बोला कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन जैसी चीज़ें होनी चाहिए, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। ये जो सारी चीज़ें लगभग सारे देशों के या फिर जो डेमोक्रेसीज हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि उस टाइम पे चर्च की ऑटोक्रेसी बहुत ज़्यादा थी, आप चर्च के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोल सकते थे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन ये बहुत कम था। राजा के ख़िलाफ़, चर्च के ख़िलाफ़ कुछ भी बोलोगे तो आपको कुछ भी सज़ा हो सकती है। आप रिलीजन को उस टाइम पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत मेजर बातें हैं जो वोल्टायर जी ने की। एंड देन मॉन्टेस्क एक और मेजर फिलोसोफर थे जिन्होंने कहा कि बैलेंस एंड चेक होने चाहिए पावर में। बैलेंस एंड चेक, चेक एंड बैलेंस जिसको बोल देते हैं, कि किसी भी किंग की या किसी भी गवर्नमेंट की पावर अनकंट्रोल नहीं होनी चाहिए, उस पर चेक्स लगने चाहिए। जब इस तरीके के आइडियाज़ प्रमोट होने लगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो लीडर्स हैं वो तैयार होने लगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज़ हैं धीरे धीरे लोगों के मन में घर करने लगे। सो फिलोसोफर्स का रोल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी यहाँ पे याद रखना चाहिए कि अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी इन्हीं फिलोसोफर्स ने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया था। और अमेरिकन रेवोल्यूशन के 14-15 साल बाद ही फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहीं ना कहीं टेक प्लेस यहाँ पे करती है। तो फिलोसोफर्स का बहुत मेजर रोल है जिसको बिल्कुल यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अमेरिकन रेवोल्यूशन जिसकी हमने अभी बात की, अमेरिकन्स का सक्सेस देख के यहाँ पे लोगों को भी हौसला आया कि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है सक्सेस है ली जा सकती है, काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, क्योंकि बड़े फ्रेंच सोल्जर्स और जनरल्स ने अमेरिका में सर्व किया अमेरिकन्स को हेल्प करने के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिश। एक थे जनरल लफायते, जिन्होंने देखा कि फ्रीडम कितनी ज़्यादा है अमेरिका में, जिन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, देखा कि भाई वहाँ पे लोग अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, रिलीजन सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नहीं तंग करती है अपने सिटीजन्स को। ठीक है, जब इन्होंने ये चीज़ें अमेरिका में देखी तो वही चीज़ें इन्होंने अपने फ्रांस के लिए भी विजुलाइज करनी शुरू की कि ये चीज़ें फ्रांस में भी तो हो सकती हैं। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। उनके आइडियाज़ बहुत यहाँ पे काम आने वाले हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, वीक लीडरशिप जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं लुई 16 की, कि वो किसी भी चीज़ में डिसाइसिव नहीं था और उसकी वीकनेस के कारण रेवोल्यूशन डेफिनेटली होता है। सो ये थे कुछ कॉजेज़ जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन की ही और बातें करेंगे, उनके कोर्स की बात करेंगे, किस तरीके से चला, कितने फेजेस में चला इन द नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक आप रिवाइज करते रहिए, ध्यान रखिए। जय हिंद।